हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग और उसके टाइप्स की वीडियो पार्ट 2। अगर आपको पार्ट 1 चाहिए तो आप पहली वीडियोस देख सकते हैं। आज हम पार्ट 2 करेंगे जिसमें हमने आज स्टार्ट करना है कोऑपरेटिव सोसाइटी से, जो कि एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे हमारे साथ बड़ी टाइप्स होती हैं। इनमें से हमने कंपनी ऑलरेडी कर ली है, वो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर आपको समझ आ जाएगा कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। आज हमने करना है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं? वो सोसाइटीज़ जो बनाई जाती है जिनका एम क्या होता है कि अपने मेंबर्स को हेल्प करना। मींस मान लीजिए 4-5 बंदे हैं, ए बी सी और डी, ये 4 बंदे हैं। इन चारों ने मिलके क्या किया, एक इन्होंने जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी, जिसका एम क्या है कि इनको हेल्प प्रोवाइड करनी। कोऑपरेटिव सोसाइटी की आगे फर्दर टाइप्स भी होती हैं। उस वीडियो अगर आपने वो चीज़ समझी है तो आप वो कोऑपरेटिव सोसाइटी पे अलग से वीडियो है वो देख सकते हैं। ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, सभी को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी बड़ा लंबा क्वेश्चन है तो इसमें हमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ इतना जान लेना कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्यों बनती हैं, अपने मेंबर्स को हेल्प करने के लिए। और इस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है कि जो वीकर सेक्शंस होते हैं ना सोसाइटी के, उन्हें किसी भी टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और वो एक्सप्लॉयटेशन कौन करता है? जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर सेक्शन होता है। ऑब्वियस है, जो स्ट्रॉन्गर पर्सन है वो ही वीकर सेक्शन को डोमिनेट करेगा ना। अगर हम जनरल बात करें, एक बंदा है जिसके पास 10,000 रुपये हैं और एक बी बंदा है जिसके पास सिर्फ 100 रुपये है, तो इनमें से स्ट्रॉन्गर कौन सा होगा? ऑब्वियस है ए वाला जिसके पास 10,000 रुपये हैं, और बी जो है जिसके पास 100 रुपीज़ है, वो वीकर सेक्शन हुआ। सो इस वीकर सेक्शन ने अगर कोई सामान खरीदना है और उसका प्राइस इस स्ट्रॉन्गर सेक्शन ने रख दिया, मान लो 90 रुपये, तो ये तो एक्सप्लॉइट कर रहा है इसको, क्योंकि इस बेचारे के पास तो है ही 100। और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं ना, ये फिर बीच में आती हैं और कहती हैं ए वाले को कि नहीं भाई तू गलत कर रहा है, इसका प्राइस 90 नहीं, अपना प्रॉफिट भी रख लेकिन इसको एक्सप्लॉइट भी मत कर। अपना प्रॉफिट 90 जो है, अपना प्राइस 90 से 70 कर। और जब प्राइस 90 से 70 हो गया तो एटलीस्ट इसके पास कुछ तो बचा। सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या करती हैं? वीकर सेक्शंस को किसी भी एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करवाती हैं। और वो एक्सप्लॉयटेशन कौन करते हैं? जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर सेक्शन होता है सोसाइटी का। ये वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पीपल है। वॉलेंट्री एसोसिएशन मीन्स अपनी मर्जी से ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं जिनका मोटिव होता है कि हमने वेलफेयर करनी है। जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स है, कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन होते हैं? ये 4 बंदे जिन्होंने पैसा लगाया कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ये कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इकट्ठे। आगे हमने एच कैलवर्ट की डेफिनेशन देखनी है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को उसने डिफाइन किया है कि वो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर पर्सन्स जो है वॉलेंटरीली एसोसिएट करते हैं, ग्रुप टुगेदर आता है एज ए ह्यूमन बींग्स, और जिनका बेसिस होता है इक्वालिटी, कि उन्होंने इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है ना अपना उसको प्रमोट करना है इक्वालिटी के ऊपर, कि किसी का नुकसान भी ना हो और किसी को ज़्यादा फ़ायदा भी ना हो। इक्वल हमने जो है वेलफेयर रखना है। मीन्स जो रिच और पुअर का गैप है, जो कैपिटलिज्म है सोसाइटी में, उसको इन्होंने इक्वल करना है। आगे हैं फीचर्स। यहाँ से फीचर्स पढ़ लेते हैं, आगे एक्सप्लेनेशन ज़रूरत ही नहीं हमें, ईजी है, वो भी सेम लिखी हुई है, ठीक है। पहला इन्होंने कहा है कैश ट्रांजैक्शंस। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं ना, वो उधार में नहीं जाती, वो हमेशा कैश की ट्रांजैक्शंस करती हैं। अगर उनके मेंबर्स को, उनके कंट्रीब्यूटर्स को कुछ खरीदना है तो वो कैश में खरीदेंगे, अगर कुछ बेचना है तो वो भी कैश में। मीन्स ऑन द स्पॉट ही ट्रांजैक्शंस कैश में होंगे। कोई इन्होंने लंबा चौड़ा काम नहीं रखना कि लेटर पेमेंट्स कर देना हमें, ठीक है। ये कैश ट्रांजैक्शंस। रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होता है अलग से, उसमें रजिस्टर्ड होती हैं। इनका जो सरप्लस है, देखिए अगर कोई भी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और उसको जो प्रॉफिट है, वो फ़ायदा जो हुआ उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट। यहाँ पे हम फ़ायदे को कहते हैं सरप्लस। और जो सरप्लस है ना, वो इन चारों में डिवाइड होगा, प्लस कुछ जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी रिटेन्ड अर्निंग्स भी करेगी, अपने लिए भी रखेगी कि इन फ्यूचर उसको अगर ज़रूरत पड़ी, ठीक है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा सरप्लस। और सभी मेंबर्स को वोटिंग राइट इक्वल है। अगर मान लीजिए ए ने पैसा लगाया 1 लाख, बी ने लगाया 1 लाख, सी ने लगा दिया 1 लाख, लेकिन जो डी है ना उसने लगाया 50,000। इसका मतलब ये नहीं है कि डी के पास वोटिंग राइट कम है, डी के पास भी उतना ही वोटिंग राइट है जितना ए के पास है, जितना बी के पास है। इक्वल वोटिंग राइट होता है। लिमिटेड रिटर्न्स, इसका मतलब है कि
कि जो भी इसका रिटर्न होगा, रिटर्न मीन्स जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर उनको डिविडेंड मिलेगा, वो इंडिया में अलाउ किया गया है सिर्फ 9%। उससे ज़्यादा नहीं आप दे सकते कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स को। सिर्फ एक सेटिस्फाइड उन्होंने रेट ऑफ रिटर्न देना है, क्योंकि ये वेलफेयर जो है सोसाइटीज़ होती हैं। नेक्स्ट है सेपरेट आइडेंटिटी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनकी एक सेपरेटली हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, मेंबर्स अलग और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अलग। कोऑपरेटिव एफर्ट है बिल्कुल वॉलेंट्री एसोसिएशन है। एसोसिएशन मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल जो इकट्ठे काम करते हैं। सो एक ये जो है कोऑपरेटिव एफर्ट है, कॉपरेशन के साथ काम करते हैं। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक सेटअप। इसमें हर एक बंदे को राइट है कि वो अपना बोल सकता है, जैसे वोटिंग राइट इक्वल है, तो इट मीन्स डेमोक्रेटिक सेटअप है, डेमोक्रेसी है। पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है कि एक बंदा अगर रिसोर्सेज अलग से लगा रहा है, दूसरा बंदा अलग से लगा रहा है, तो उनको कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। जब वो रिसोर्सेज इकट्ठे कर लेते हैं और इकट्ठे काम करते हैं तो उनको जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो कॉस्ट है उनकी कम आती है और प्रॉफिट्स ज़्यादा होते हैं। वॉलेंट्री एसोसिएशन हमने पहले कर लिया कि वो इकट्ठे काम करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल अपनी मर्जी से आते हैं, कोई फोर्स नहीं करता उन्हें, और इनका मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना, सोसाइटी की वेलफेयर। कैपिटल। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी कंपनी की तरह ही जो अपनी कैपिटल है वो रेज करते हैं बाय इशूइंग शेयर्स, और जो मेंबर्स इनके बनते हैं जो इन शेयर्स को खरीदते हैं। आगे आगे वही उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। वॉलेंट्री एसोसिएशन है, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज अलग अलग होते हैं मेंबर्स के, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज उनको टुगेदर कर देती है क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक इंटरेस्ट अचीव करना था। बस ये हमने सारा पढ़ लिया है। सेपरेट आइडेंटिफाइड है मीन्स कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो सेपरेट आइडेंटिटीज़ को मिल जाती है जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह, और ये खुद अपने नाम पर एंटर कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट्स में। नेक्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप। अब हमने जो है दो कर ली हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आ गई सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, ये क्या है, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। मीन्स ए लिमिटेड कंपनी है एक, उसको चलाने वाला बंदा है बी, ये दोनों ही सिंगल हैं, एक मानेंगे हम इनको, अलग अलग नहीं इनको काउंट करेंगे। इट्स ऑल्सो नोन एज सोल ट्रेडरशिप, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप और प्रोप्राइटरशिप। देखिए इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप है, सिंगल है क्योंकि इन दोनों को हमने एक माना है, इसमें इसको चलाने के लिए बंदा भी क्या चाहिए, एक बंदा चाहिए बस। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन इसकी मैंडेटरी है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो न्यू रूल आया है उस टैक्स का, उसके अकॉर्डिंग इनके रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है जीएसटी के लिए इंडिया में। उसका सोल प्रोप्राइटरशिप उस बिजनेस के लिए जिसकी एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है। अगर आपकी एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के अंडर जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। फीचर्स हम फिर से यहीं से कर लेंगे। लीगल रिक्वायरमेंट्स भाई, सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लीगल जो रिक्वायरमेंट है वो बड़ी थोड़ी चाहिए। मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, सबसे कम इसमें होती हैं फॉर्मेलिटीज़ लीगल। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया अनलिमिटेड लायबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है ना, उसके जो ऑनर होता है उसको हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटर, जहाँ उसको हम कह देते हैं सोल ट्रेडर। और जो ये सोल ट्रेडर होता है ना, इसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। मींस इसके पर्सनल एसेट्स भी कई बार यूज़ हो जाते हैं अगर उसने अपना क्रेडिट देना हो, डेट देना हो, लोन अगर उससे पूरा ना हो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस से, तो उसके पर्सनल एसेट्स भी लायबल होंगे। सिंगल ऑनरशिप है भाई, एक बंदा है, सोल मतलब सिंगल। पर्सनल बिजनेस होता है, ये जनरली ना पर्सनल बिजनेस होते हैं, जैसे छोटी छोटी शॉपकीपर्स हो गए वो इसमें आएंगे। छोटे नहीं शॉपकीपर्स, बड़े शॉपकीपर्स भी होते हैं जो एक बंदा ही चला रहा हो उसको। क्विक डिसीजन मेकिंग है, एक ऑनर है, थोड़ा सा मतलब बिजनेस है, और सारे डिसीजंस किसने लेने हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में। इसलिए इसकी ये एडवांटेज होती है कि कई बार अपॉर्चुनिटी जो है ना वो जल्दी से ग्रैप हो जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मीटिंग्स की ज़रूरत नहीं होती और एक ही बंदे ने डिसीजन लेना वो फटाफट ले लेता है। देखो आगे ही आ गया कि कोई डिले नहीं होता इसकी वजह से। रिस्क, जो रिस्क फैक्टर है ना वो कंपनी में बांटा जाता है, हर एक शेयर होल्डर है, सभी का इंटरेस्ट है वो कंट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में जो रिस्क है ना वो सिंगल पर्सन बियर करेगा, जो है सोल प्रोप्राइटरशिप। फ़ायदा हुआ तो भी सोल प्रोप्राइटर का, नुकसान हुआ तो भी सोल प्रोप्राइटर का, बंदा ही एक है इसमें। एक बंदा है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं बाहर वालों की, सीक्रेसी भी मेंटेन रहती है, सीक्रेट्स रिजर्व रहते हैं हमारे।
ठीक है, आगे आगे नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, बिल्कुल कि अगर प्रॉफिट भी हो एक बंदे का, लॉस हुआ तो एक बंदे का, कोई शेयरिंग नहीं होती इसमें। स्मॉल बिजनेस है कि छोटे पैमाने में ये बिजनेस जो है वो बेनिफिशियल होता है, कि कंट्रोल करना इसको आसान होता है। बड़े पे भी कर सकते हो बट उसकी कंट्रोलिंग, उसकी मैनेजमेंट बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, थोड़े से पैसों से हम स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस को, इसमें इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी, यही आगे उन्होंने फीचर्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट आगे आ गया पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप अगर हम जनरली एक्सप्लेन कर रहे हैं तो लिख देंगे पार्टनरशिप। अगर आपने इसके साथ एलएलपी को भी एक्सप्लेन करना है तो आप इस पार्टनरशिप को लिखोगे ऑर्डिनरी पार्टनरशिप, और दूसरी जो पार्टनरशिप है ना उसको आप लिखोगे एलएलपी, मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन, हाँ यहाँ पे इन दोनों की बात नहीं कर रहे, हम जनरल पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो दोनों में ही सिमिलर होते हैं। पार्टनरशिप क्या है, रिलेशनशिप है बिटवीन टू और मोर पर्सन्स जो बिजनेस को कैरी ऑन करती हैं इन कॉमन में बिजनेस कैरी ऑन करते हैं, कि दोनों पार्टीज का, दोनों पर्सन्स का, जो दो से अगर ज़्यादा भी पर्सन्स हैं तो उनका बिजनेस सेम होता है और उनका व्यू पॉइंट भी सेम होता है कि प्रॉफिट कमाना है। इंडिया में जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसको गवर्न और रेगुलेट कौन करता है, अलग से एक्ट है उसका, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। इसको पार्टनरशिप, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप को हम इकट्ठा मानते थे, इसको भी हम इकट्ठा ही मानते हैं। सेक्शन 4 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, कि रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बाकी तो हमने पहले पढ़ लिया कि दो बंदों के बीच में रिलेशनशिप है, या कितने भी बंदों के बीच में रिलेशनशिप है जिन्होंने एग्री किया कि वो प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, एक बिजनेस कैरी ऑन करेंगे। जो बिजनेस, कौन सा प्रॉफिट शेयर करेंगे, उस बिजनेस का प्रॉफिट जो या तो सभी चलाएंगे या कोई एक चलाएगा जो सभी के बिहाफ पे एक्ट करेगा। ठीक है जी, इसके आगे फीचर्स भी हैं। फीचर्स क्या हैं, पहला फीचर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड कैपिटल। जो पार्टनरशिप होती है ना उसमें क्या होता है कि कोई भी अगर बंदा है उसने कैपिटल लगाई है तो उसको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, कोई भी बंदा उसको ड्राइंग्स मिलेगी। लेकिन ये सब कब होगा, जब आपने एक एग्रीमेंट साइन किया होगा जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक इम्पॉर्टेंट फीचर है किसका, पार्टनरशिप का। ठीक है, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, जो पार्टनरशिप है ना उसमें हम जो है अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बल्कि हम कंपनी और कोऑपरेटिव कंपनी में कर सकते थे, इसमें हम नहीं कर सकते। एग्रीमेंट मैंने बता दिया कि उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, और ये एग्रीमेंट ही जो है वो बेसिस बनता है। असेंशियल ये है कि हम कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर करें सो दैट कि हमें कोई भी इन केस वो ना हो, प्रॉब्लम्स लास्ट में क्रिएट हमारे लिए। नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूटी। कहते हैं जो कॉन्टीन्यूटी है उसका मीन्स कि पार्टनरशिप जो है ना वो एक अपना खुद नहीं बिजनेस कर, खुद नहीं अकेले चल सकती। कि मान लो उसके पार्टनर की डेथ होगी, मान लो दो पार्टनर्स हैं ए बी, चलो तीन करते हैं, ए बी और सी पार्टनर्स हैं, इनमें से जो है सी की डेथ हो जाती है तो ए और बी जो है अकेले बिजनेस नहीं कर सकते, बिजनेस डिसॉल्व हो जाएगी। पार्टनरशिप मीन्स कि इसकी जो कॉन्टीन्यूटी है ना वो इफेक्ट होती है इसके पार्टनर से, क्योंकि ये सिंगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, इनको हमने सिंगल एंटिटी माना है। सिंगल माना है कि मेंबर्स, पार्टनर्स और पार्टनरशिप दोनों एक हैं। नेक्स्ट है इम्प्लॉयड अथॉरिटी। इम्प्लॉयड अथॉरिटी मीन्स कि जो पार्टनर्स होते हैं ना वो सिर्फ क्या करते हैं कि एक प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप भी फॉलो करते हैं। उसमें क्या होता है कि इम्प्लॉयड अथॉरिटी में प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है कि जो भी बंदा काम कर रहा है वो उसके लिए अथॉराइज्ड है। अगर ए और बी सी पार्टनर्स हैं, ए ने कोई कुछ फ्रॉड किया या कुछ भी ऐसा गड़बड़ की है तो वो उसके लिए अथॉराइज्ड है, और अगर बाकियों ने उसको ये पावर दी है कि वो एक्ट करेगा उन सभी के बिहाफ पे तो बाकी भी उनकी ये अथॉरिटी बनती है। आपके कंडक्ट से पता चलता है कि आपकी जो है पार्टनर हो इस पार्टनरशिप फॉर्म के। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अभी इनकी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है जो ऑर्डिनरी पार्टनरशिप होती है। अगर हम एलएलपी की बात करें तो उसमें तो लिमिटेड होगी, लेकिन हमने जर्नल बात की तो जर्नली अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसमें प्रॉफिट्स जो एक बंदा नहीं अकेला लेगा, शेयर होंगे प्रॉफिट्स। लॉफुल बिजनेस,
कहते जो बिजनेस है ना वो लॉफुल होना चाहिए, ये चैरिटेबल फॉर्म के लिए हम पार्टनरशिप नहीं बना सकते, और अगर बिजनेस लीगल नहीं है, उसमें लॉ की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कहलाई जाएगी। पर्पस ऑफ फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप क्या होता है कि एग्जिस्ट करे लॉफुल बिजनेस, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया रिलेशनशिप बिटवीन टू एंड मोर पर्सन। ये हमने पहले बता दिया कि उनमें रिलेशनशिप होता है, और प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है। इम्प्लाइड अथॉरिटी, इम्प्लाइड मतलब क्या होता है कि कंडक्ट, और अपने कंडक्ट से उन्होंने शो करवाना है कि उनका जो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है। ठीक है जी, आगे आ गया हमारे पास फिफ्थ होती है कॉरपोरेशंस। कॉरपोरेशन क्या होती है? ये लास्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो हम इस आंसर में लिखेंगे, और हमारे 5 जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेबस में लिखी हुई हैं वो सारी कवर आउट हो जाएंगी। कॉरपोरेशंस, ये कॉरपोरेशन जो है वो चार्टर्ड बाय द स्टेट, मींस पता है आपको, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना तो वो चार्टर के अकॉर्डिंग आई थी। चार्टर मींस, चार्टर क्या होता है जिसमें जो राजे रानियाँ होते हैं ना वो रूल्स बनाते हैं और उनके रूल्स चलते हैं, कोई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कोई एक्ट, कोई लॉ नहीं, जो राजा रानियों ने बना दिया सो उनका कानून हो गया। सो कॉरपोरेशन क्या है? चार्टर के स्टेट बनाती है, वहाँ पे राजा रानियाँ थे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी। कॉरपोरेशन चार्टेड बाय द स्टेट इन विच इट इज हेडक्वार्टर्ड एंड इज कंसीडर्ड बाय लॉ टू बी ए यूनिक एंटिटी सेपरेट एंड अपार्ट फ्रॉम दोज हु ओन इट। मीन्स कॉरपोरेशन को ना उन्होंने एक कंपनी की फॉर्म में बता दिया, डिफाइन किया हुआ है कि जो कॉरपोरेशन होती है ना उसमें चार्टर मतलब उसको बनाता कौन है? स्टेट्स। चार्टर एक वर्ड यूज़ करेगा सिंपल लैंग्वेज, लेमन की लैंग्वेज में, और जो ये कंसीडर्ड बाय लॉ होती है, लॉ इसको कंसीडर करता है कि ये यूनिक एंटिटी है, सेपरेट है, और अपने इसके जो मेंबर्स होंगे उनसे ये अलग है। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया कॉरपोरेशन को टैक्स पड़ता है, मेंबर्स को नहीं पड़ेगा, कॉरपोरेशन को पड़ेगा। पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर में क्या था कि उन लोगों को टैक्स पड़ता था, यहाँ पे लोगों को नहीं पड़ेगा, कॉरपोरेशन को टैक्स पड़ेगा। कॉरपोरेशन ही सीईओ होगी, वही कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स में एंटर करेगी। जो ऑनर्स होते हैं उनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं कॉरपोरेशन के, और जो ये इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू ओवरसी की मेजर पॉलिसीज डिसीजन सारे देखने के लिए, और इसकी अपनी लाइफ होती है। डज नॉट चेंज व्हेन द ऑनर चेंजेस, इसके सारे फीचर्स जो हैं वो कंपनी के साथ मैच करते हैं, बस एक चीज़ अलग है कि ये कॉरपोरेशन जो है चार्टर्ड बाय स्टेट इन विच इट्स हेडक्वार्टर्ड, इनको हेडक्वार्टर्ड कहा जाता है, मीन्स किया जाता है कि इनके मेन जो हेडक्वार्टर्स है वो स्टेट में होते हैं, और स्टेट के जो है रूल्स रेगुलेशन स्टेट की फॉलो करते हैं, किसी अलग से नहीं फॉलो करते, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की नहीं करते। इसके आगे फीचर्स आ गए। फीचर्स में फर्स्ट है कि डिफरेंट लॉ, कहते कॉरपोरेशन जो है ना वो कॉरपोरेट लॉ के अंडर आती हैं। कॉरपोरेट लॉ इन्हें बनाता है जिसमें जो है जो बिजनेस लॉ से डिफरेंट होता है। बिजनेस लॉ और कॉरपोरेट लॉ अलग अलग लॉज हैं। ठीक है, इसमें रेफर कॉर्पोरेट लॉ में रेफर किया जाता है जनरली कि बिजनेस को हमने कैसे फॉर्म करना है, गवर्न करना है, एडमिनिस्टर करना है, मैनेज करना है। ठीक है जी, डिफरेंट लॉ। नेक्स्ट है रिस्क बियरेबल, कहते हैं जो बाकी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनमें भी रिस्क होता है, और कॉर्पोरेशन भी तो एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जब वर्ड बिजनेस आ गया ना तो रिस्क और प्रॉफिट तो आना ही आना है। ठीक है, बट इनकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड होती है। ठीक है, और इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कंपनी में भी तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती थी, और ये लार्ज स्केल ऑपरेशंस करती है। ठीक है जी, और इनकी पर प्रोडक्ट कॉस्ट जो है ना वो बहुत कम आती है, और इनको बहुत ह्यूज प्रॉफिट्स होते हैं। नेक्स्ट आ गया हैवी डेट, कहते हैं जो कॉरपोरेशंस है ना ये इनमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है। सो कॉरपोरेशंस जो है वो अपना फंड्स रेज करती हैं, लोन्स लेकर, डिबेंचर्स लेकर, लार्ज लेवल के ऊपर लोन्स ले लेती हैं, और जिससे क्या होता है कि इनके प्रॉफिट्स बड़े कम होते हैं और ये हैवी डेट के अंडर आ जाती हैं। जब ये हैवी डेट के अंदर आ गई तो ऑब्वियस है इंसॉल्वेंसी की तरफ चलेंगी, मेंटेनेंस अच्छी नहीं आएगी। कॉरपोरेशंस गवर्नमेंट होती हैं, जैसे कि एग्जांपल है कॉरपोरेशन के हमारे पास रेलवेज़। हमें पता है कि जो रेलवेज़ है ना इंडिया की वो बड़ी मतलब ह्यूज डेट में जो है डिलेज, और बड़े डिलेज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बिग होती है, और इससे क्या होता है कि हमें नंबर ऑफ डिसीजंस लेने होते हैं, अथॉरिटी डेलीगेट की होती है हमने, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और हमारे जो डिसीजंस है वो लेट होते हैं, और जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो कई बार हमारे हाथ से निकल जाती हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पर्सनस इसमें ज़्यादा होते हैं, बड़े पर्सनस इसमें होते हैं। लीगल फॉर्मेलिटीज़ तो भाई इसमें बहुत ज़्यादा होती है।
रेलवेज़ में है तो रेलवेज़ में अगर आपको कुछ भी न्यू इनोवेशन लानी है तो आप पर्सनली थोड़ी ला सकते हो, आपको बड़ी लीगल जो है फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी। और इसकी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी है, बिल्कुल कंपनीज के सारे इसमें फीचर्स हैं, बस थोड़े से चेंज हैं। बाकी जो है इसमें भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। और इसका आपने कंक्लूजन यही दे देना है कि बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमें कौन सी बेनिफिट लगती है, क्या रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, ये उन पर डिपेंड करता है कि हमने कौन सी चूज़ करनी है। सो बिज़नेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं, बस कुछ जो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये नहीं है कि अगर कॉर्पोरेशन है तो वो पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं कर सकती, हर एक में बिजनेस पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, सो अब ये पूरा एक क्वेश्चन जो था हमारा व्हाट्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स टाइप्स, ये इस वीडियो में कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ आया होगा और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर ही बड़े सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो 10-10 नंबर में आ सकते हैं आपको पार्ट्स में। आई होप आपको ये सारा समझ आया हो और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना अगर आपको समझ आया, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।